दुरूद शरीफ पढ़ लें। पिछली क्लास में जो सवाल किया था उसमें OQ 2001 था, 6001 था जो कि EOQ था और 12001 था, और इसमें आंसर आया था, बल्कि फिगर्स भी बता दें। टोटल परचेज कॉस्ट थी 2160000 और टोटल ऑर्डर कॉस्ट 1080 180 जी 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 180। टोटल होल्डिंग कॉस्ट 120 360 720 22 800। तो जीता था ये। सेम सवाल आप दोबारा कर दें, सेम सवाल, सिर्फ चेंज ये कर रहा हूं, ये नहीं, ये पार्ट बी ही ऑब्वियसली। चेंज सिर्फ इतना कर रहा हूं कि सेफ्टी स्टॉक है 500 यूनिट्स। सेम सवाल है, सिर्फ चेंज ये कर रहा हूं कि सेफ्टी स्टॉक भी होता है 500 यूनिट्स। सेम 500 यूनिट्स सेफ्टी स्टॉक होता है 500 यूनिट्स। सेम दोबारा करना है। जी जनाब, क्या आंसर आया? टोटल परचेज कॉस्ट और टोटल ऑर्डर कॉस्ट तो भाई आई होनी है। टोटल होल्डिंग कॉस्ट 180 420 780। टोटल
5। अभी भी यही बेहतर है, अभी भी यही बेहतर है। ये जादू क्यों हो रहा है, अब इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। उस कॉन्सेप्ट में से क्या बात सिर्फ एमी नॉलेज के लिए है, क्या बात एमी बस सिर्फ मजे के लिए है, और क्या बात याद रखने वाली है, ये सब कुछ बताता हूं। पहले सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अगर OQ ग्राफ समझते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर बिजनेस OQ ज्यादा रखता जाएगा तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट क्यों एक वक्त में ज्यादा मंगवाएंगे, नहीं बात सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की नहीं है, एक वक्त में ज्यादा मंगवाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम देने पड़ेंगे ना। तो इसलिए जितना ज्यादा बड़ा OQ होगा, टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर उतनी ही कम होगी। ये ठीक है, इधर की तरफ क्या ऊपर जाना है इसमें? अच्छा, अगर ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ती जाएगी तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट क्यों बढ़ रही है? ज्यादा यूनिट्स मंगवा के रखेंगे तो स्टोर में रश मचा रहेगा, एवरेज इन्वेंट्री ज्यादा आएगी, इसलिए होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा होगी। तो OQ जितना ज्यादा होगा, टोटल होल्डिंग कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी। वो OQ जहां दोनों बराबर हैं उसको कहते हैं EOQ। ये ना किसी बुजुर्ग ने बैठ के सोचा होगा, उन्होंने सोचा होगा कौम के लिए कैसे आसानी करें, तो उन्होंने उम्मत की आसानी के लिए एक बात सोची, आसानी की, हाँ, कि अभी तक जो पिछले क्लास में 3 4 5 सवाल किए, उनमें सबसे बेहतर OQ कैसे फाइंड कर रहे थे? हाँ, जिसपे कम कॉस्ट आ रही थी। ऑप्शंस क्या थी? दी होती थी ना, दी होती थी। तो अब हम जो ऑप्शन सोच रहे हैं, क्या उनसे बेहतर कोई और नहीं हो सकती थी? मतलब मैंने आपसे सवाल में पूछा कि बताएं 2000 बेहतर है कि 9000 बेहतर है, क्या पता 7000 बेहतर हो, क्या पता 7001 बेहतर हो, क्या पता 7025 बेहतर हो। तो ऐसे तो फिर तुक्के लगाते रहे। तो बुजुर्गों ने उम्मत की आसानी ये सोची, जिसने भी ये सोचा होगा कि कोई ऐसा फार्मूला इजाद करते हैं कि उस फार्मूले से डायरेक्टली वही OQ निकल आए जो सबसे सस्ती पड़ेगी। तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सबसे सस्ती पड़ रही है, और ये वो बैठ के सोच रहे होंगे, ग्राफ श्राफ खेल रहे होंगे, तो उनको ये नजर आया कि वो OQ जिसपे ये दोनों आपस में क्रॉस होंगे, उसी पे ही टोटल कॉस्ट लोएस्ट बनेगी। और ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों इस पॉइंट पे जीरो है। इस पॉइंट पे टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट इक्वल है ना, ये देखें इक्वल, ये दोनों इक्वल है। लेकिन ये दोनों सिर्फ तब इक्वल हैं अगर सेफ्टी स्टॉक ना हो। तो इन बाबा जी ने बैठ के जो कुछ सोचा, उसका एंड रिजल्ट ये निकाला कि कुछ चीजें मैं अज्यूम कर रहा हूं, अगर वो चीजें पूरी हुई जो आपको असम्पशन बताने लगा हूं, तो EOQ इज द बेस्ट एक ऑप्शन, और उस ऑप्शन पे टोटल होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट बराबर होगी। दोबारा, जिस बाबा जी ने भी ये सोचा होगा, मकसद क्या था इसका कि इतनी सारी ऑप्शंस को जो कंपेयर करते फिर रहे हैं, तो डायरेक्टली वो OQ निकाल लें जो सबसे सस्ती है, तो उसको नाम दिया गया EOQ। और इसके लिए ना कुछ असम्पशंस भी थी, ये भी नॉलेज के, ये सब अभी तक नॉलेज के लिए है। ये अभी तक नॉलेज के लिए बता रहा था, ये याद करनी है। इन बाबा जी ने कुछ असम्पशंस बताई कि अगर ये बातें पूरी हो रही हैं तो फिर हमारा बनाया हुआ फार्मूला परफेक्ट है, आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें। वो असम्पशंस आपको याद करनी है। 3 4 पॉइंट है, लिखवा दूं या बुक से बता दूं? लिखवा दूं, लिख लें, बुक से देख के लिख लें। अच्छा, लिखवाता हूं। हाँ, लिख ली बुक से देख के। और चले मैं लिखवाता हूं। नंबर 1, इंग्लिश में बताऊं उर्दू में बताऊं?
चले इंग्लिश में लिखें। एनुअल डिमांड इज सर्टेन, एनुअल डिमांड इज सर्टेन एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। एनुअल डिमांड इज सर्टेन एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब है कि अगर साल में 1,20,000 यूनिट्स चाहिए तो चाहिए 1,20,000, इसमें कोई डाउट नहीं है हमें, और हर महीने 10,000 चाहिए, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, सीजनल एलिमेंट कोई नहीं। ये मतलब है इस पहली असम्पशन का। आगे, प्राइसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज, प्राइसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज। यानी ये जो इस सवाल में क्या था, 100 रुपए, 100 रुपए नहीं था, तो वो उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और वैसे तो इस पॉइंट में भी बात कवर हो गई हुई है, लेकिन चलें सिर्फ पेज बढ़ाने के लिए। अगला पॉइंट, ऑर्डर कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। वैसे जब पहली बात होगी ना, प्राइसेस चेंज नहीं होंगी, तो उसमें ऑर्डर कॉस्ट भी कवर हो गई, लेकिन चले अगला पॉइंट भी लिख लें, ऑर्डर कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। और इससे अगला भी जबरदस्ती, होल्डिंग कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। और नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर लीड टाइम, ऑर्डर लीड टाइम LEAD, ऑर्डर लीड टाइम इज सर्टेन। ये आपको ना इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा जो मैंने किया था, क्या किया था, अच्छा, इन्वेंट्री लेवल्स किए थे, ये वो पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बात डिटेल से डिस्कस होगी। आसान सी बात है, बता भी देता हूं। लीड टाइम का मतलब होता है जब हम सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेंगे और फिर हमारे ऑर्डर देने के जितने अरसे बाद हम तक चीजें पहुंच जाएंगी, उस अरसे को लीड टाइम कहते हैं। सप्लायर को ऑर्डर दिया और 10 दिन बाद सामान हम तक पहुंच गया, तो 10 दिन लीड टाइम है। सप्लायर को ऑर्डर देने से चीजें हम तक पहुंच जाने तक जितना टाइम लगता है उसको लीड टाइम कहते हैं। अच्छा, जो बात बता रहा हूं वैसे तो बाद में डिस्कस हो जाएगी, लेकिन कोई मुश्किल बात नहीं है, इसलिए अभी भी पूछ लेता हूं आपसे। अगर लीड टाइम सर्टेन है, यानी पता है कि जब हमने ऑर्डर देना है इतने दिन बाद चीजें पहुंच ही जानी है, तो कोई अनसर्टेनिटी है? नहीं। तो हमें सेफ्टी स्टॉक रखने की जरूरत है? नहीं है। यानी इस पॉइंट में शायद ये कहना चाह रहा है कि सेफ्टी स्टॉक नहीं होता। ये जो पांचवी असम्पशन है ना, इसके दूसरे अल्फाज में मतलब यह है कि सेफ्टी स्टॉक की जरूरत नहीं है। इस पांचवी असम्पशन की आप अगर ब्रैकेट में अपने अल्फाज में लिखना चाहें तो इसका यह मतलब भी है कि बिजनेस को सेफ्टी स्टॉक की जरूरत नहीं है। तो इन पांचों असम्पशंस का कंक्लूजन ये बना कि बाबा जी ने कहा कि जो फार्मूला मैंने बना के दिया है उनमें कोई चेंजेस ना हो। उस फार्मूले में क्या क्या है देखें। एनुअल डिमांड है तो बाबा जी कह रहे हैं एनुअल डिमांड सेम रहे, चेंज ना हो। ऑर्डर कॉस्ट वो कह रहे हैं चेंज ना हो। होल्डिंग कॉस्ट कह रहे हैं चेंज ना हो। और सेफ्टी स्टॉक ना हो। तो फिर ये दोनों बराबर होंगी। क्या बराबर होंगे? टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, ये रट्टा लगाने के लिए है। एक और कंक्लूजन बता रहा हूं, इसमें हो गई बात, लेकिन मैं फिर दोबारा बता रहा हूं कि आप उसको अलग से लिखें, एम्फसाइज करने के लिए अलग से बता रहा हूं। असम्पशंस डन हो गए, असम्पशंस 5 पॉइंट थे बस, डन। असम्पशंस डन, ये आपने याद करनी है, ये आपसे अलग से पूछी भी जा सकती है, पूछी जा चुकी है 2-3 नंबर की, 2 दफा गालिबन पूछी जा चुकी है। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया था, ये याद करना है। जो अभी बात बताने लगा हूं ये भी याद रखिएगा, ये सवालों में हेल्प करेगी ये बात। उर्दू में बताने लगा नहीं, उर्दू में बता रहा हूं। अगर बिजनेस EOQ को फॉलो करता है एज एन OQ, ठीक है, कह दिया मैंने। जो EOQ है, अगर बिजनेस उसी को फॉलो करे, यानी क्या मतलब फॉलो करे? लाइक करे, सब्सक्राइब करे, क्या फॉलो करे? उसी को ही अपना ऑर्डर साइज रख ले। तो अगर बिजनेस EOQ को ही फॉलो करने लग जाए तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर
टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर बराबर आएंगे ओनली इफ सेफ्टी स्टॉक ना हो। तो ये सवालों में काम आएगी बात, दोबारा बता रहा हूं। अगर बिजनेस ईओक्यू फॉलो करता हो तो फिर उसकी टोटल ऑर्डर कॉस्ट इक्वल होगी टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर के, बशर्ते कि सेफ्टी स्टॉक ना हो। ये रूल दोबारा बता रहा हूं, ये बाबा जी की मेहनत का कंक्लूजन बता रहा हूं कि अगर बिजनेस ईओक्यू फॉलो करता हो तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर के बराबर होगी, बशर्ते के सेफ्टी स्टॉक ना। ये बात याद रखिएगा, ये सवालों में काम आ सकती है, कहीं कोई मिसिंग फिगर निकालने में काम आ सकती है। ये चीज ग्राफ नॉलेज के लिए, अजम्पशंस याद करनी है। ये जो अभी एक रूल लिखवाया ये भी याद करना है, सवालों में काम आएगा। अगली एक और बात, अगेन सिर्फ नॉलेज के लिए, ये जो अगली बात बता रहा हूं नॉलेज के लिए, लिखना चाहे तो लिख ले, नहीं लिखना तो ना लिखें, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। बाबा जी फरमा रहे थे कि ये जो ईओक्यू निकाल के दिया मैंने, अगर तो वही हुआ जो अजम्पशंस हैं, यानी कोई प्राइस चेंजेस नहीं है, कोई अनसर्टेनिटीज नहीं है, तो आप टेंशन लिए बगैर ईओक्यू निकालें और बस उसको फॉलो करें, यही सबसे बेस्ट होगा। लेकिन अगर वो जो जम्सन बताई हैं वो नहीं हुई पूरी, क्या मतलब प्राइसेस चेंजेस हैं, तो फिर आप वही कर लें जो सर ने आपको पहले कराया था। क्या कंपेयर करके चेक कर लें। दोबारा ये बात सिर्फ नॉलेज के लिए, अगर ना लिखना चाहें तो ना लिखें, लेकिन मैं बता सिर्फ इसलिए रहा हूं कि कुछ बच्चे पता नहीं क्यों ये ईमान ले आते हैं कि सर ने तो अजम्पशंस लिखवाई थी, तो अगर वो अजम्पशन सवाल में पूरी नहीं हो रही तो उसका मतलब ईओक्यू नहीं निकालना। निकालना होता है ईओक्यू, सवालों में निकालना होगा। मैं बात रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि बाबा जी ने कहा था कि अगर वही हुआ जो मैंने अज्यूम करने को कहा है, यानी कोई प्राइस चेंजेस की उम्मीद नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, तो आप ओक्यू डिसाइड करते हुए कंपैरिजंस के चक्कर में ना पड़े, ईओक्यू निकालें और फॉलो करें। लेकिन अगर प्राइस चेंजेस की उम्मीद लग रही है आपको, डिस्काउंट ऑफर आ रही है सप्लायर की तरफ से, तो फिर क्या करें, फिर ईओक्यू को बाकियों से फिर कंपेयर करके फैसला कर लें। नहीं समझ आ रही बात? ये कोई सवाल में करने वाला काम नहीं बता रहा, सिर्फ ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ईओक्यू जिस बुजुर्ग ने भी निकाला था उनका मकसद बस सिर्फ इतना था कि अगर वही हुआ जो मैंने अज्यूम किया है तो फिर कंपैरिजन पे टाइम जाया ना करें, ईओक्यू निकाले बिजनेस और उसको यूज करें। लेकिन अगर डिफरेंट क्वांटिटीज पे डिफरेंट प्राइसेस हैं तो फिर कंपेयर करके ही फैसला करें। ये मैंने स्टूडेंट को नहीं कहा, ये वैसे ही एक नॉलेज के लिए बात बताई है कि इस फार्मूला बनाने का मकसद ये था। आपने सवाल में क्या करना है, आपने तो ऑप्शन ही कंपेयर करनी है। क्या ईओक्यू निकालना है हमेशा के नहीं निकालना, ये भी प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। अभी जब मैं एग्जाम क्वेश्चन पे जाता हूं ना तो सीखना शुरू हो जाएंगे। ये ग्राफ सिर्फ नॉलेज के लिए था, अजम्पशंस रट्टा लगानी थी, जो उसके बाद कंक्लूजन लिखवाया वो भी याद करना था, फिर उसके बाद सिर्फ नॉलेज के लिए बात बताई थी। अभी सिर्फ एक बात मजे के लिए बता रहा हूं, अगर ना समझ आए तो इग्नोर कर देना, सिर्फ ऐसी दिल को अच्छा लगने के लिए बता रहा हूं। ये बाबा जी ने अज्यूम किया कि अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है और बिजनेस ईओक्यू फॉलो करता है तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट और टोटल ऑर्डर कॉस्ट इक्वल होगी। यानी अगर बिजनेस ईओक्यू फॉलो करता हो तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट टोटल होल्डिंग कॉस्ट के इक्वल होगी। टोटल ऑर्डर कॉस्ट सुबह से कैसे निकाल रहे हैं, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू एनुअल डिमांड ओवर ओक्यू। टोटल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकाल रहे हैं, होल्डिंग कॉस्ट इनटू एवरेज इन्वेंट्री, चूंकि सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो 2/2, और बिजनेस चूंकि ईओक्यू फॉलो करता है, यहां से ईओक्यू को एक तरफ कर लें, इसको उधर ले जाए, क्या बन गया स्केयर, इसको इधर ले आए 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डर कॉस्ट, ये उधर चला गया
ईओ क्यू चाहिए तो ये ऐसे बना हुआ फार्मूला है। क्या हुआ? ये फार्मूला ड्राइव करना जरूरी है? नहीं। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं। एक सवाल होगा स्प्रिंग 12 ओरे लिमिटेड। मेरी बुक में चैप्टर में क्वेश्चन 17 स्प्रिंग 12 स्प्रिंग 12 पहुंच गए तो पढ़ लें। है जी, आपने करना है तो आप लोग कर लें, मैंने करना है तो मैं कर देता हूँ। हाँ मुझे बहुत जरूरत है ना प्रैक्टिस की, मैं कर देता हूँ, मैं भी करके देता हूँ।
चले सवाल पढ़ के फारिग हो गए आप। लोकल मैन्युफैक्चरर, हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं, साइकिलें बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल इस सवाल में क्या है? टायर्स। पेयर ऑफ टायर्स, यानी पेयर ऑफ टायर एक यूनिट है। तो हमें एक पेयर कॉस्ट करता है 1000 रुपए का, खरीदते हैं। उसके अलावा इसमें स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट 80, इंश्योरेंस कॉस्ट पर यूनिट 60। ये कैसे पता पर यूनिट? फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू पेयर, पेयर ऑफ टायर। तो एक पेयर ऑफ टायर तो ये पर यूनिट है। स्टोर कीपर की सैलरी जबरदस्ती बनाई हुई, सैलरी और फाइनल क्वालिटी चेक एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये क्या होगा? इंस्पेक्शन होगी। और ये क्लियर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये भी हो सकता है कि जब हम टायर खरीदने लगते हैं, सप्लायर हमें डिलीवर करने लगता है, उस वक्त इंस्पेक्शन होती है। या हो सकता है हम जब साइकिल बेचने लगते हैं तब होती हो। इन एनी केस होल्डिंग कॉस्ट तो ये नहीं है। या तो ये साइकिल बेचते हुए है तो भी होल्डिंग कॉस्ट नहीं है, या ये खरीदते हुए है तो ये ऑर्डर कॉस्ट है। तो ऑर्डर कॉस्ट हो और पर यूनिट हो तो वो रेलिवेंट नहीं होती, तो ये इन एनी केस रेलिवेंट नहीं है। बाकी उसके अलावा जो ऊपर आपको 1000 रुपए दिए हुए, उसमें वो कह रहा है कि खरीदते नहीं थे 1000 रुपए का, उसमें 100 रुपए हमने कुछ ओवरहेड्स शामिल किए हुए। तो ये ओवरहेड को तो साइड पे करें ना, तो परचेज कॉस्ट आ गई 900, एनुअल डिमांड आ गई, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर। अब यहां डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर है, उससे भी हिंट मिल रहा है कि वो जो ऊपर है ना एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वो खरीदते हुए है, यानी ऑर्डर कॉस्ट ही है, लेकिन चूंकि पर यूनिट है इसलिए इररिलेवेंट होगी। और ओएल्स रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब आपको अगर ये नहीं भी समझ आ रहा कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो 15% है, तो इंटरेस्ट ही होगा। और ये ना इस वजह से होता है कि या तो हमने इन्वेंट्री खरीदी होगी लोन लेके, या हमने इन्वेस्टमेंट छोड़ के खरीदी होगी। तो अगर लोन लिया हुआ है तो इंटरेस्ट पड़ेगा, और अगर हम इन्वेस्टमेंट कुर्बान करके यहाँ टायर खरीद रहे हैं तो जो इनकम कमानी थी वो कुर्बान। तो एनी केस ये इंटरेस्ट है जो होल्डिंग कॉस्ट। अब चाहे वो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट कह के दी है, चाहे वो इंटरेस्ट इनकम कह के दी। डिस्काउंट के लिए सप्लायर ने हमें कहा है कि अगर हम कम से कम 5000 यूनिट्स खरीद लें तो फिर 3% वो हमें डिस्काउंट देगा। ये है जी सवाल का डाटा, और पूछा ये है कि बताएं हम उसकी ऑफर को हाँ कहें या ना कहें। तो फिर इसको हमें ऑप्शन ही एक है, तो फिर हमें इसको ईओक्यू से चेक करना पड़ेगा। या तो होता ना सवाल में कहा होता कि करंट पॉलिसी ये है, तो बताएं डिस्काउंट इफेक्ट अवेल करें कि ना दें। जब आपको कोई करंट ऑप्शन दी ही नहीं है तो डिस्काउंट के लिए फिर ईओक्यू से कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम नोट ही लिख लेंगे कि अगर हम डिस्काउंट ऑफर को इवेल्युएट कर रहे हैं, अगर हम डिस्काउंट ऑफर को इवेल्युएट कर रहे हैं और करंट पॉलिसी का कुछ बताया ही नहीं, कंपेयर किससे करें, तो ईओक्यू से कर लेंगे। अगर हम डिस्काउंट ऑफर को इवेल्युएट कर रहे हैं और करंट पॉलिसी बताई ही नहीं कि उससे कंपेयर करते, तो फिर हम ईओक्यू से कंपेयर कर लेंगे। इस चैप्टर में ना कुछ 5-6 और भी इस तरह के नोट्स लिखाऊंगा, तो वो जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तब लिखाऊंगा। दोबारा, अगर डिस्काउंट ऑफर को इवेल्युएट करना है और करंट पॉलिसी है ही नहीं कंपैरिजन के लिए, तो फिर ईओक्यू से कंपेयर करना। स्प्रिंग 12, तो एक ईओक्यू आ गया पता नहीं कितना, और एक हो गया 5000। टोटल परचेज कॉस्ट, अगर हम बगैर डिस्काउंट के चले तो एक टायर का पेयर होगा 900 रुपए का, और कितने पेयर्स चाहिए? 2 लाख। लेकिन अगर हम सप्लायर की बात मान लें तो कितना डिस्काउंट दे देगा? 3%, यानी 180 मिलियन और 17460। टोटल ऑर्डर कॉस्ट निकाल लेते हैं वर्किंग 2 में, और इनटू एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ओक्यू। टोटल होल्डिंग कॉस्ट
टोटल होल्डिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं वर्किंग 3 में। सेफ्टी स्टॉक है तो फिर OQ बाई 2 EOQ 2 इंटू एनुअल डिमांड 2 लाख इंटू ऑर्डर कॉस्ट पता नहीं इंटू होल्डिंग कॉस्ट पता नहीं। जी सवाल की पहली लाइन से चलते हैं। ऑर्डर कॉस्ट कौन कौन सी हैं? एक तो इंस्पेक्शन कॉस्ट है, लेकिन चूंकि वो पर ऑर्डर है और पर यूनिट है तो नहीं लेंगे। और आगे चले, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 8000। आगे डिलीवरी कॉस्ट 3000 बस। और अब पिछली क्लास में बताया था कि चूंकि डिस्काउंट इन्वॉल्व हो गया तो होल्डिंग कॉस्ट 2 निकालनी पड़ेंगी, EOQ के लिए और डिस्काउंट के लिए। क्या क्या है होल्डिंग कॉस्ट सवाल में, फिर ऊपर से चलते हैं। स्टोरेज कॉस्ट 80 है और 80 और क्या है जी, इंश्योरेंस 60 है। और स्टोर बंदे की सैलरी नहीं, वो जबरदस्ती पर यूनिट दी हुई है, सैलरी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है पर यूनिट से। और इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट के लिए 15%। EOQ वाला सॉल्व कर रहे होंगे तो 900 रुपए पे, और डिस्काउंट वाला सॉल्व करेंगे तो 873 पे। 135 131 275 और 27। तो ऊपर EOQ के फार्मूले में आ जाएगा 11,000 और 275। $4,000। Can I solve? Five 50 440 550 677 500। नहीं ये नहीं, यही 181 191 नहीं यार, 180 मिलियन है वो। सेवन फाइव सिक्स सेवन वन 17 57 17 57 00। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि डिस्काउंट अवेल करना चाहिए। अच्छा ये सवाल में नहीं है, मैं खुद से पूछ रहा हूं। अगर ये पूछा होता कि अगर हम सप्लायर का डिस्काउंट अवेल कर लें तो हमें क्या फायदा होगा, तो इसका आंसर कैसे निकालते? इन दोनों का डिफरेंस ले लेते। बस जबानी याद हो गई बात, कोई नहीं जरूरत लिख देंगे। मैंने कहा है कि अगर डिस्काउंट ऑफर अवेल कर लें तो क्या फायदा होगा, अगर ये पूछा होता तो इसी सवाल में इनका डिफरेंस ले लेते।
लिख लिया? चले जी, इसे और थोड़े से अगले लेवल पे चलते हैं। स्विंग 10 पढ़ लें। स्विंग 10, स्प्रिंग 2010। स्प्रिंग 10 मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर्स पढ़ ले, मैं करता हूं। ऐसे टिकटिकी बांध के देख रहे हैं उसको, क्या बस गिर गया, ठीक है, अब आगे 4-5 लोग भी क्या है, क्या आगे क्या होगा? आपका कैफ 3 दाव पे लगा है, उसको देख लें। अगर सवाल पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा, शायद पढ़ लिया। हम MDL हैं और कार्ल्टन नाम का कोई प्रोडक्ट है जो हम बेचते हैं, तो ये हो गया ट्रेडिंग बिजनेस। पिछले सवाल में मैन्युफैक्चरिंग था, तो रॉ मटेरियल खरीद रहे थे, अब हम ट्रेडर हैं तो गुड्स खरीदते होंगे। ये कार्ल्टन है कोई हमारा प्रोडक्ट, ये बहुत सारी मुख्तलिफ कंपनीज में इस्तेमाल होता है। पूरे मुल्क में इसकी एनुअल डिमांड 240 है, तो इन फार्मूलों में एनुअल डिमांड 240 लेंगे? नहीं, हम पूरा मुल्क नहीं है, हम MDL हैं। पूरी मुल्क में जितना ये कार्ल्टन खरीदा बेचा जाता है, हम उसमें से बेचने वाले 32.5% हैं। तो जो एनुअल डिमांड हमारे सवाल के लिए निकलेगी वो 240,000 का 32.5% होगी। ट्रेडिंग बिजनेस है। पॉइंट 2, हम ये इतने का बेचते हैं इतने % प्रॉफिट पे, तो ये इतने का बेचते हैं क्या हमारे किस काम का? कॉस्ट निकालने के लिए। क्योंकि हम ट्रेडर हैं तो सेल प्राइस बताइए, हमें तो परचेज चाहिए, तो ये कॉस्ट निकालने के लिए इस तरह लिखा हुआ है। मार्कअप है कि मार्जिन है? ये मार्जिन से धोखा ना खाइएगा, मार्जिन इज 25% ऑफ कॉस्ट, तो ये मार्कअप है। पॉइंट नंबर 3 अच्छा पॉइंट है, सॉल्व करते हुए समझाता हूं। पॉइंट नंबर 4 ये क्या है जी? ये हमारी करंट पॉलिसी है।
प्रेजेंटली एमडीएल फॉलोज द पॉलिसी ऑफ इतने टन्स एट अ टाइम, ये करंट ऑर्डर पॉलिसी है। कैरिंग कॉस्ट, ये होल्डिंग कॉस्ट है 1% ऑफ परचेज। और बफर स्टॉक ना सेफ्टी स्टॉक को कहते हैं। मैंने आपको ना इन्वेंट्री लेवल्स पढ़ाने ना, उनमें मैं सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, तो इसके दो नाम और भी होते हैं, तो तब बता दूंगा। अभी बहरहाल ये सेफ्टी स्टॉक है। रिक्वायर्ड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ सेविंग्स दैट कैन बी अचीव्ड अगर हम करंट की बजाय ईओक्यू पे शिफ्ट कर जाएं। तो कैसे होगा सवाल कैलकुलेट? हम लोग करंट और ईओक्यू को सॉल्व करेंगे और एंड पे दोनों की कॉस्ट का डिफरेंस ले लेंगे। स्प्रिंग 10, एक ओक्यू है करंट जो कि 65 है, और एक है ईओक्यू जो निकालनी पड़ेगी। डिस्काउंट है कि सवाल में? नहीं, तो वो होल्डिंग कॉस्ट ऑर्डर कॉस्ट एक ही निकलनी है। एनुअल डिमांड 78 इनटू ऑर्डर कॉस्ट पता नहीं, इनटू होल्डिंग कॉस्ट पता नहीं, और ये 78 पूछते हैं अपनी मकड़ी से, और ये निकला था 240 का 32.5%। 78 ऑर्डर कॉस्ट। अच्छा, ऑर्डर कॉस्ट के अलावा, यानी मैंने आपको ना ये पॉइंट नंबर 3 अभी समझाना है, उसके अलावा बाकी सवाल का डाटा और उसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें कोई मुश्किल परेशानी? चले ऑर्डर कॉस्ट समझाता हूं। ये आप फिर एक एग्जाम नोट लिख लें, पहले समझ लें। बिल्कुल बचपन में आपको जब वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट समझा रहा था ना, तो मैंने कहा था कि हम फॉर एनी गिवन पीरियड ये सारी डिस्कशन कर रहे होते हैं, और ये डिस्कशन किसी एक एसेट, किसी एक इंसान, किसी एक डिपार्टमेंट, किसी पूरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है। जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो रही होगी, उसकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी होगी। वो खर्चा जिसका ताल्लुक उस कोर एक्टिविटी से है वो वेरिएबल है, और जिसका ताल्लुक पीरियड से है वो फिक्स्ड है। ये बचपन में बताई थी बात। ऑर्डर कॉस्ट हम रेलेवेंट सिर्फ उसको ले रहे हैं जिसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम ज्यादा होने से टोटल फॉर द ईयर का आंसर चेंज आ जाएगा। जिस खर्चे के नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम ज्यादा होने से टोटल फॉर द ईयर वही रहना है, वो रेलेवेंट नहीं है। अब जरा पॉइंट 4 की अंग्रेजी समझें। हमारा कोई ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, जिसके वेरिएबल खर्चे इतने हैं। वेरिएबल, इस परचेजिंग डिपार्टमेंट की कोर एक्टिविटी क्या होगी? परचेज करना। तो वेरिएबल खर्चे, इनका ताल्लुक होगा परचेज करने से। कम दफा परचेज करेंगे तो खर्चे कम आएंगे, ज्यादा दफा परचेज करेंगे तो ज्यादा आएंगे। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का वेरिएबल खर्चा दिया हुआ है तो वो एक रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट है। अगर सवाल में आपको प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, एग्जाम नोट लिख लें, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट, ये एक ही बात है। ये कल बताई थी मैंने बात। अगर आपको परचेज डिपार्टमेंट का वेरिएबल खर्चा दिया हुआ है तो वो एक रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट है। परचेज डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट दी है अगर, तो वो एक रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट है। उसको मैं रेलेवेंट इसलिए कह रहा हूं कि वो परचेज डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट है, यानी जितनी ज्यादा दफा परचेज करते होंगे उतना ज्यादा खर्चा होता होगा, तभी तो वो वेरिएबल है, तो वही तो रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट होती है। तो अगर परचेज डिपार्टमेंट की कोई वेरिएबल कॉस्ट गिवन है तो वो आपको एक रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट गिवन है। ये जो 422400 है, ये क्या है? पूरे साल की टोटल है। लेकिन क्या ये बिजनेस सिर्फ कार्ल्टन ही खरीदता बेचता है? और भी बेचते होंगे। ये हमें ऐसे पता चल रहा है कि ये जो टोटल खर्चे हैं इनका 10% सिर्फ कार्ल्टन के लिए है, बाकी फिर औरों का भी होगा। हम तो कार्ल्टन का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें चाहिए ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, और वो भी सिर्फ रेलिवेंट वाली। तो इतना तो पता चल गया कि ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट रेलिवेंट है, लेकिन ये तो दी हुई है टोटल पूरे साल की। पहली बात, उसमें से 10% कर लें तो कार्ल्टन की आएगी, लेकिन स्टिल ये पूरे साल की है, हमें तो पर ऑर्डर चाहिए। डिवाइडेड बाय
ये जो अभी कॉस्ट पड़ा करती है ये वो है ना, या अगले साल होगी, जो भी पड़ा करती है, तो अभी पड़ा करती है, तो अभी कितने ऑर्डर दिया करते हैं? 6500। अभी हम 6500 ऑर्डर दिया करते हैं। 65 नहीं नहीं सॉरी 65 नहीं दिया करते, 12 ऑर्डर दिया करते हैं। 78,000 हम 65 करके मंगवाते हैं, तो अभी हम 12 ऑर्डर दिया करते हैं। सॉरी 65 नहीं, हम लोग पूरे साल में 78,000 मंगवाते हैं, 6500 करके, तो इतने साल में ऑर्डर देते हैं। 35 ये आ गई है ऑर्डर कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट कहां है सवाल में? बस 1% है, तो 1% किस पे लगा लें? जैसे ये इंटरेस्ट कॉस्ट है अगर, तो परचेज कॉस्ट पे, तो परचेज कॉस्ट तो नहीं है लेकिन सेल प्राइस पता है, तो होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी 22,125। ये सेल प्राइस हो गई, 25% मार्कअप है, ये कॉस्ट हो गई, इंटू 1%, 177 00 1%, 35,200 177। हम्म 55,7। करें सॉल्व और टोटल सेविंग निकालें। इसको सॉल्व करें और टोटल सेविंग्स निकालें।
बहुत बड़ी फिगर आ रही है। तो 1000 में कर लें, मिलियन में कर लें, कोई बात नहीं यार, ये ले 1000 में कर लें। हाँ जी, सेविंग 1190। अच्छा, इसका टोटल क्या है? 138195। ये थाउजेंड्स में भी इतना सारा है? अच्छा, वन थ्री एट वन नाइन थ्री। तो 17,700 इंटू 78,000। 1380,600। टोटल ऑर्डर कॉस्ट 35,200 इंटू 78 ओवर OQ 422 493। 177 इंटू OQ by 2 plus 2000। 92,984। 92,984,7। तो इसका टोटल ये इनका डिफरेंस, सिर्फ ये 11 का डिफरेंस है, 11 का ही डिफरेंस है ना। चले एक छोटा सा सवाल और देखें, फिर करते हैं ब्रेक। है जी? नहीं, 11 नहीं है। स्प्रिंग 13 देखें, स्प्रिंग 13, स्प्रिंग 13 रेप्लिका लिमिटेड। स्प्रिंग 13 रेप्लिका लिमिटेड।
पहुंचे? अच्छा, इसका ना पार्ट 1 देखें रिक्वायरमेंट का, कैलकुलेट ईओक्यू, और तो रीऑर्डर लेवल आपको तो पढ़ाया नहीं, तो कैलकुलेट ईओक्यू। इस डेटा में से ये नॉर्मल लीड टाइम 12 दिन और उसके नीचे 300 वर्किंग डेज, ये नहीं आपके काम का, ईओक्यू के लिए काम का नहीं है, रीऑर्डर लेवल के लिए। तो ये लीड टाइम 12 दिन को इग्नोर करें और ईओक्यू निकालें। पहेलियों वाला सवाल है, इस पे और करें, डेटा पे हैंड दे देता हूं, जो अभी आपको एक रूल समझाया था, इस पे गौर करें और ईओक्यू निकालें। हाँ जी, है जी, तो राउंडिंग ऑफ पे फर्क है ना, कोई बात नहीं। 11,000, हाँ तो वो उधर में 1 की जगह 2 कर देते तो 12,000 आ जाता फर्क, तो राउंडिंग ऑफ है ना भैया, राउंड ऑफ किया हुआ है ना, अभी किसी ने 5-2 बताया था ना, तो 12,000 का फर्क बन गया, तो 11,900 12,000 ही है। स्प्रिंग 13 रिक्वायरमेंट 1 ईओक्यू आप कर दें। हाँ जी,
नहीं बनी बात? नहीं बनी बात किसी से भी नहीं, या कोशिश ही नहीं कर रहे यार, कर रहे हैं। अच्छा देखें, जो पहेलियां हैं या इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, तो कोई मशकूक चीज नजर आई है? हाँ जी, टोटल होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, इनको क्यों ऐड करके दिया अगले ने? मतलब इनका तो काम ही नहीं ऐड करके देने का, ये मशकूक चीज है। अच्छा, अब जब मशकूक चीज है और बिजनेस फॉलो करता है ईओक्यू, द प्रोडक्ट रिक्वायर्स स्पेशलाइज कंपोनेंट पी विच आरएल प्रोक्योर्स फ्रॉम अ सप्लायर यूजिंग ईओक्यू। तो अभी हम ईओक्यू ही फॉलो करते हैं, तो जब ईओक्यू ही फॉलो करते हैं तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल होल्डिंग कॉस्ट इक्वल होती है, और वो दोनों टोटल करके 3000 है, तो 1500 है। बस हो गया मसला हल। अब आपकी मर्जी है, आप दोनों में से जो मर्जी फार्मूला लगा ले। टोटल ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल टू ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू एनुअल डिमांड ओवर ईओक्यू, या टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू ईओक्यू बाय 2। दोनों में से जिससे मर्जी ईओक्यू निकाल ले। देखे डाटा किसका अवेलेबल है। एनुअल डिमांड तो नहीं पता, तो यहीं से ही आना पड़ेगा। ये है 1500, ये 150 इंटू, अच्छा ठीक है 10%। और पार्ट 2 के लिए एनुअल डिमांड भी चाहिए होगी, तो एनुअल डिमांड निकलेगी ऐसे, और पार्ट 2 तो कर ही लेंगे। चले लेक्चर 97 में लॉसेस करते हैं, ठीक है।